चातुर्मास में विभिन्न आयोजन जैसे होते हैं, अनुष्ठानों को लेकर के, स्वाध्याय को लेकर के, स्थापना निष्ठापन को लेकर के सभी संपन्न करके गुरुवर आचार्य श्री का विहार प्रारंभ हुआ। अनुमान अंदाज लोग लगा रहे कि किस तरफ विहार होगा, तो निकट के ही क्षेत्र बीना 12 में शीतकालीन संबंधी समय प्रारंभ होते ही 3 से 6 दिसंबर 1995 यानी 95 के आखिरी महीने में पंचकल्याणक संपन्न आचार्य ने कराया। और वहाँ से विहार आचार्य का जो प्रारंभ हुआ, तो विहार एक लंबे लक्ष्य को लेकर के प्रारंभ हुआ। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में लंबी तीर्थ यात्राओं में 2 तीर्थ यात्राएं ही याद की जाती हैं। पहली तो सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी से शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर तक की एक लंबी यात्रा बहुत बड़े रूप में संघ के साथ में, समाज बंधुओं के साथ में हुई। उसको आज भी बहुत अच्छे से याद किया जाता। आचार्य श्री भी विभिन्न अवसरों पर कोई न कोई प्रेरक प्रसंग अनुभवों के आधार पर सुनाते हैं। और दूसरा लंबी यात्रा का प्रसंग ये बन गया, आचार्य श्री गिरनार जी यात्रा के निमित्त से आगे बढ़े। नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली गिरनार सिद्ध क्षेत्र गुजरात प्रांत लक्ष्य लेकर के चले, ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन एक भाव बना करके आचार्य श्री का विहार प्रारंभ हुआ। और बीना 12 से विभिन्न ग्रामांतरों से होते हुए बरेली, बाड़ी बरेली से फिर इटारसी, होशंगाबाद होकर के सबसे पहले आचार्य श्री नेमावर क्षेत्र पर विराजमान हुए। नेमावर क्षेत्र के बारे में आचार्य श्री ने पहले से सुन रखा था। समाज बंधुओं ने बहुत अच्छे से परिचय क्षेत्र का दिया। उनकी अपनी भावनाएं थीं, वो वहाँ उस स्थान का विकास करना चाह रहे थे। और ऐसा करते हुए हालांकि ये प्रयास भी समाज ने प्रेरणा पाकर के बहुत अच्छे तरीके से किया। खाते गांव में जो चातुर्मास हुआ, आरिका संघ का एक चातुर्मास, प्रशांतमती, पूर्णमती आदि आरिकाओं को लेकर के, तो खाते गांव में एक धर्म प्रभावना का वातावरण बना। और निकट ही नर्मदा नदी के किनारे स्थान है। लोगों में जन श्रुति है कि ये जैनों का क्षेत्र है, था पहले, कुछ अवशेष मिलते हैं, सिद्ध क्षेत्र की मान्यता है। आरिकाओं ने प्रयास किया, समाज को प्रेरित किया और खाते गांव की समाज आचार्य श्री के पास में आती जाती रही। ये क्रम पहले से ही बना हुआ था। और पूर्णमती माता जी, प्रशांतमती माता जी की प्रेरणा से, प्रभावना से प्रभावित होकर के समाज बंधु आचार्य श्री के पास पहुँचे और निवेदन किया। अब वो तुरंत ही तो आचार्य श्री कुछ करते नहीं हैं, ख्याल में रखते हैं, फिर धीरे धीरे बीज बो दिया है, थोड़ा सा पकने दो, बढ़ने दो, समाज की भावनाएं आगे बढ़ने दो, करते करते वो सुयोग आ गया। जब खाते गांव की समाज को आसपास में हरदा है या और भी जो भी समाज है, भोपाल आदि के लोग, इंदौर के भी जुड़ जाते हैं, तो सभी लोग बहुत उत्सुक थे कि आचार्य श्री का आगमन इस जगह पर हो ताकि स्थान का विकास हो, डेवलपमेंट हो। सुयोग आचार्य श्री के विहार का बना। और वहाँ जाकर के आचार्य श्री ने जो तथ्य समझ रखे थे, जो उनके लिए रेफरेंसेज मिले, जो चर्चाओं में बात स्पष्ट हुई, उसके आधार पर आचार्य श्री ने एक भव्य समारोह में अच्छे तरीके से उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित किया। और सार्वजनिक तौर पर उस स्थान का नामकरण करते हुए, क्योंकि नेमावर तो गांव का नाम है, नेमावर के नाम से प्रसिद्धि भी है, लेकिन सिद्ध भूमि होने के नाते, शास्त्रों के प्रमाण उपलब्ध होने के कारण आचार्य श्री ने उस स्थान को सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर घोषित किया। तब से लेकर के आज तक वह स्थान निरंतर प्रगति पर है। काफ़ी अच्छे वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। आश्रम ब्रह्मचारियों का बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर चल रहा है। आचार्य श्री लगभग अभी वृद्धावस्था को प्राप्त या साधना की रुचि रखने वाले
जो भी साधक हैं उन सभी को लगभग अभी अपने निर्देशों में नेमावर भेज रहे हैं और वहाँ पर चौबीसी निर्माण आदि के कार्य चल रहे हैं। तो नेमावर में उस समय बहुत बड़ी प्रभावना हुई और आचार्य श्री के माध्यम से कार्यक्रमों से उस क्षेत्र की जानकारी सभी को अच्छे तरीके से मिली। वहाँ से आचार्य श्री ने विहार किया और विहार कर सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र पर अल्प समय का प्रवास किया। निकटस्थ इंदौर महानगर से लोगों ने बहुत धर्म लाभ लिया। कुछ प्रवचन आदि के सामान्य से कार्यक्रम प्रभावना के साथ आचार्य श्री ने फिर अपना विहार आगे बढ़ाया और सिद्ध क्षेत्र ऊन होकर के 52 गजा सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचते पहुँचते बागड़ वालों को भी मन में आया होगा, प्रयास भी रहा होगा कि इतने पास से विहार हो रहा है, आचार्य श्री बागड़ पधारो, आचार्य श्री इस तरफ आए। लेकिन उस समय आचार्य श्री का लक्ष्य आगे बढ़ने का था। पावागढ़ में अल्प प्रवास करते हुए, क्षेत्र की वंदना करते हुए, संभवतः आचार्य श्री का केसलुंच भी पावागढ़ में हुआ, ऐसा मेरा अंदाज है, थोड़ा चर्चा के माध्यम से जो सुना। और प्रवास अपना देते हुए क्षेत्र की वंदना करते आचार्य श्री तारंगा की ओर आगे बढ़े। तारंगा जी आचार्य श्री का आखिरी शीतकालीन प्रवास जिसे कहें, संभवतः फरवरी में आचार्य श्री का पहुंचना वहां पर हुआ होगा और फरवरी से लेकर के आचार्य श्री का फरवरी कालीन शीतकालीन प्रवास और फिर ग्रीष्म काल आ जाता है तो ग्रीष्मकालीन प्रवास भी आचार्य श्री का तारंगा में हुआ। तारंगा में उस समय ऊपर की पहाड़ी पर ही स्थान था, नीचे कोई ऐसा स्थान बड़े रूप में डेवलप नहीं था। हालांकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके नीचे की जमीन तो उपलब्ध कर ली थी और विकास का क्रम बनाने में वो लगे हुए थे। आचार्य श्री का प्रवास हुआ, पहाड़ी पर आचार्य श्री रहे, सभी को लाभ दिया, क्षेत्र की वंदना की। आचार्य श्री का मन बहुत प्रसन्न भी रहा तारंगा जी में और फिर समय की अनुकूलता देख करके एक बहुत अच्छा विधान समाज ने आयोजित किया और संभवतः फाल्गुन की अष्टानिका के आसपास या फरवरी के महीने में जो भी विधान रहा, विधान संपन्न हुआ, प्रभावना खूब हुई। खास करके वहाँ पर उस समय बम्बई से जो लोग परिचित रहे उन सब की उपस्थिति बहुत रही, जो आचार्य श्री से हमेशा धर्म लाभ लेते रहते थे। अहमदाबाद की समाज, सूरत की समाज और आसपास की समाजें सभी धर्म लाभ लेती रहीं। उसी समय अक्षय तृतीया की पावन तिथि में प्रवचन सागर आदि को लेकर के वहाँ पर क्षुल्लक दीक्षाएं भी संपन्न हुई। ब्रह्मचारी लोग थे, उनकी क्षुल्लक दीक्षाएं वगैरह संपन्न हुई। इस तरह से दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। उन सभी श्रद्धालुओं में, धर्म लाभ लेने वालों में एक प्रसंग ऐसा भी घटित हुआ कि जो परिचित थे, आते जाते थे, वो तो धर्म लाभ लेते ही रहे, लेकिन जो श्रद्धा तो रखते थे लेकिन महाराज जियों से थोड़ा दूर रहते थे, ऐसे सूरत के बाबू ओम प्रकाश जी का योग भी वहाँ पहुँचने का बना, पर योग वो उनकी तरफ से नहीं बना, वो योग तो उनकी श्रीमती के प्रयासों से बना। हर 8-15 दिन में उनकी गाड़ी सूरत से जाती थी, श्रीमती का भाव रहता था, दर्शन वंदना करती थी, चौकों में जाके जहाँ भी आहार दान का योग बना आहार दे के आती थी। उनके आने जाने का क्रम बना रहा। इनका कोई ऐसा बना नहीं ओम प्रकाश जी बाबू जी का, लेकिन ये सहयोग पूरा करते थे, आप जाओ, गाड़ी है, सब है, ड्राइवर है। तो ऐसा करते करते उन्होंने एक बार कहा कि आप इतनी भावना रखते हो तो आपको भी तो चलना चाहिए। हाँ हाँ महाराज जी लोग बहुत अच्छे होते हैं, हम यहीं से हमारा नमोस्तु। लेकिन उनकी बार बार प्रेरणा देने से उनका मन बना कि बहुत नाम सुन रहे हैं, अलग तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं, सहज जैसा मुनियों में हमने देखा नहीं है, फिर भी ये कुछ नया नाम है, पहली बार इस तरफ संग आया है,
तारंगा जी जैसी जगह में इतना बड़ा सब हो रहा है तो चलना चाहिए, एक आध बार अपन को भी देखना चाहिए। तो थोड़ा सा दूर से देखने के भाव से बाबूजी भी गए। वहाँ पहुँच करके उन्होंने जो भी आचार्य श्री की चर्या, संघ का स्वाध्याय, सुबह शाम अपनी चर्या में संलग्नता, वातावरण, बहुत मन प्रसन्न हो गया उनका। और आचार्य श्री के निकट भी पहुँच गए, उनका परिचय भी दे दिया गया, आचार्य श्री ने आशीर्वाद भी दे दिया। और सहज भाव से जो उन्होंने दर्शन किए और देखा तो उनका मन बहुत प्रसन्न भी हो गया और खुद इच्छा आने जाने की शुरू कर दी उन्होंने। ऐसा करते करते ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत हो रहा था। आचार्य श्री को चतुर्मास का ख्याल था कि ग्रीष्म काल के बाद चतुर्मास आता है। स्थान कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब तरफ स्थानों का ख्याल तो किया होगा, लेकिन संघ की चर्या के योग और क्षेत्रों की निराकुलता के हिसाब से भी कोई ऐसा स्थान आचार्य श्री को जम नहीं रहा था। और ऐसा कहा जाता है, जो लोग बताते कि उस समय आचार्य श्री बड़े असमंजस में थे कि ये गर्मी तो निकल गई, अब चतुर्मास कहाँ हो। विभिन्न क्षेत्र जो परिचय में थे उन सब की चर्चाएं सुन रखी थीं, कहाँ पर क्या कैसा। पावागढ़ में आचार्य श्री का बहुत ज़्यादा मन लगा नहीं, क्योंकि पहाड़ी पर कुछ ऐसा प्रशस्तता का वातावरण दिखा नहीं, नीचे भी धर्मशाला में उतना कुछ ऐसा दिखा नहीं, लगा नहीं, तो ये स्थान भी नहीं जमा। गिरनार जी के बारे में आचार्य श्री ने सोचा भी, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ और वहाँ की व्यवस्थाएं जो समाज से जानकारियों में मिली, तो आचार्य श्री का चतुर्मास जैसे इतने बड़े लक्ष्य को लेकर मन संतुष्ट नहीं हुआ होगा। और भी आसपास के स्थान ऐसे कुछ उपयुक्त लगे नहीं, महानगरों के बारे में आचार्य श्री सोचते भी नहीं। तो ऐसी मनस्थिति में चर्चाओं के माध्यम से बाबूजी को मालूम चल गया था कि आचार्य श्री चतुर्मास करने के भाव से कुछ विचार कर रहे हैं। तो आने जाने में बाबूजी ने एक दिन निवेदन कर दिया, गुरुदेव हमारा अपना व्यक्तिगत निवेदन है कि आपका चतुर्मास इस बार गुजरात में ही होना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री के स्वभाव को जानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए तो पूरा गुजरात ही खाली रह जाए। गुरुदेव आप जहाँ चाहें वहाँ करें, लेकिन गुजरात में ही करें, ऐसा पहला निवेदन है। और यदि आपको अनुकूलता बनती है तो एक महुआ क्षेत्र है सूरत के पास में, आप उसकी वंदना कर लें और चतुर्मास के योग्य स्थान आपको लगे तो करें। कमेटी तो जो करेगी करेगी, मैं स्वयं इस भाव से आपके लिए निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आप चतुर्मास करेंगे, पूरे चतुर्मास की जवाबदारी और सेवा का कार्य हम करने को तैयार रहेंगे। इतना बड़ा निवेदन एक ही व्यक्ति कर दे तो कुछ विचार तो आता है। और ठीक है, तुम सेवा करने को तैयार हो जाओ, तुम अपनी जवाबदारी से सब व्यवस्था बना दो, लेकिन स्थान तो मिले ना। आचार्य श्री और संघ तो पहले ये सोचता भाई स्थान तो समझ में आए, बाकी तो फिर सभी कोई ना कोई करने वाले मिल ही जाते हैं, करते ही हैं। ऐसा विचार चलता रहा, लेकिन आचार्य श्री का मन इसी रूप में बना कि ठीक है, अब तारंगा तो चतुर्मास होने की स्थिति इसलिए नहीं बनी क्योंकि ग्रीष्मकाल शीतकाल के समय से हो गया था, और फिर इतना बड़ा कोई स्थान भी नहीं था पहाड़ी पर कि मतलब पूरा संग रुके और इतना प्रबंध हो सके। नीचे नवोदित रूप में जगह थी और शिलान्यास आदि कुछ कार्य हुए भी। कमेटियों ने विस्तार करने के लिए, क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पर सब प्रबंध किया। आचार्य श्री के सानिध्य का लाभ लिया, लोगों ने अपनी उदारता का परिचय भी दिया, पर चतुर्मास के योग्य तो अभी जगह नहीं है ना। तो आचार्य श्री ने बिहार किया। बिहार करते करते आचार्य श्री महुआ जी विराजमान हुए। सूरत वालों ने बहुत प्रयास भी किया कि महुआ के नाम पर तो आचार्य श्री को लाए हैं इस तरफ, सूरत ही चलें तो और अच्छा रहेगा, सूरत ही चलें तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आचार्य श्री सूरत नहीं गए, महुआ जी में विराजमान हुए। पहले दिन ही भगवान की वंदना करके और प्राकृतिक वातावरण, नदी का किनारा देख करके
और बरसात के समय में हरियाली हरा भरापन आ ही जाता है। जहाँ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा मूल नायक पारसनाथ भगवान के दर्शन किए तो आचार्य श्री कहते हैं कि दर्शन किए तो फिर मैंने कुछ देखा ही नहीं, किसी से कुछ पूछा ही नहीं और चातुर्मास करने का मन बना लिया। बाबू ओम प्रकाश जी ने पूरी तत्परता से, पूरे समर्पण के साथ जो प्रबंध किया अपने साथियों को लेकर के, कमलेश गांधी उनके जो एक विशेष रूप से विश्वसनीय कार्यकर्ताओं में थे, उनको लेकर के, और भी जो भी उनकी टीम थी अपनी सूरत की, उसको लेकर के उन्होंने जो प्रबंध किया महुआ जी में चतुर्मास का, लोग आज भी याद करते हैं। जो भी वहाँ जाकर के रहे हों, देखा हो, लोग आज भी याद करते हैं। क्या सामान्य आदमी, क्या विशेष आदमी, क्या त्यागी वृत्ति, जरा सी राई रत्ती भर किसी को कमी महसूस नहीं हो सकती। हम लोगों का प्रवास जब उस तरफ हुआ तो लोगों ने बताया कि जैसे ही आचार्य श्री का बिहार इस तरफ को शुरू हुआ, बाबूजी ने पूरे गांव में जितने खाली मकान, खाली जगह मिल सकती हैं, सारी बुक कर ली। क्या चाहिए आपको बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जगह हमको चाहिए। जब तक हमारे गुरुदेव रहेंगे तब तक के लिए जगह हमको चाहिए। क्या चाहिए वो आप जो बताओगे वो मिलेगा, लेकिन अभी हमको जगह चाहिए। ऐसी जगह पूरी ले ली। वहाँ पर साधन बहुत सीमित थे, क्योंकि कभी ऐसा कोई बड़ा संघ आया नहीं, क्षेत्र पर इतने प्रबंध नहीं थे। बाबूजी को स्वयं मालूम था कि क्षेत्र पर कोई व्यवस्था नहीं है, पर उन्होंने अपने तय सूरत नगर से लेकर के जो अच्छे से अच्छा प्रबंध कर सकते, चौके वालों को समझ लीजिए कि बर्तनों से लेकर के, गैस सिलेंडर से लेकर के, और आवश्यक शुद्ध सामग्रियों के उपलब्ध कराने से लेकर के जो भी आवश्यकता है, क्योंकि गांव छोटा है, आना जाना कहाँ होगा, यहीं कहीं उपलब्ध कराना, और हर चीज़ के काउंटर जैसे बना दिए कि किस त्यागी वृत्ति को, किस चौके वाले को क्या चाहिए है, खुद आकर के अपना अपना, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ करना नहीं। इतने उदारता से बड़े प्रबंध के साथ उन्होंने खुद व्यक्तिगत अपने परिवार के जवाबदारी से, कोई कमेटी नहीं, कोई समाज से नहीं, आप तो केवल आकर के धर्म लाभ लो। मैं समझता हूँ आचार्य श्री के चतुर्मास तो बहुत हुए, पर आचार्य श्री के चतुर्मासों में ऐसा एक परिवार, ऐसा एक व्यक्ति आगे आया और पूरे चतुर्मास में आने वाले यात्रियों को इतनी सुविधा और व्यवस्था देकर के स्वयं बहुत संतुष्ट रहा हो, ये मेरे ख्याल से एक पहला ही उदाहरण है।